हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत 8.4 में दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सरकार के द्वारा प्रयास, साथ ही इनकी शिक्षा की स्थिति और ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार और इसके साथ ही इनके संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अल्प यानी थोड़ा और संख्या यानी संख्या। तो ये एक समासिक पद है जिसका अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक बहुसंख्यक समूह के पास साथ में दूसरे अल्पसंख्यक समूह का होना, जिसमें यह देखा जाता है कि बहुसंख्यक समूह एक जैसे धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक है, और वहीं पर जो अल्पसंख्यक है वो धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, जिनकी समूह एक समूह से दूसरे समूह की तुलना में जनसंख्या कम होती है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। मुख्य रूप से जो भारत में अल्पसंख्यक को देखा जाता है वो धार्मिक अल्पसंख्यक को देखा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में भी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर हर राज्य की अलग भाषा है, तो वहाँ पर भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक देखे जाते हैं, और खासकर नॉर्थ ईस्ट में भी भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग होती रहती है। तो दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, एक होती है भाषाई अल्पसंख्यक और एक होता है धार्मिक अल्पसंख्यक। तो ये हो गया अल्पसंख्यकों की परिभाषा और टाइप। आगे है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार क्या क्या हैं? तो पहले बात करते हैं अपन संवैधानिक अधिकार की। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 29 और 30 है उसमें विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, जहां पर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को या अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, लिपि और इसके अलावा कोई भी ऐसी विशिष्ट चीज़ जिसकी उसे रक्षा की ज़रूरत है उसका वह संरक्षण कर सकता है, जिसमें उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे, जिसे शासन या प्रशासन के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो संवैधानिक अधिकार के अंदर संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 एवं 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने और उन्हें अपने भाषा, मूल और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 29 जो कि मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये इनको अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। इम्पोर्टेंट यही है कि अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने जो विशिष्ट भाषा है, लिपि है, उसके हिसाब से वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ उन शैक्षणिक संस्थानों में वो लिपि, भाषा आदि का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों टाइप से दिया जा सकता है, जिसमें संविधान से कोई भी या प्रशासन से कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं रोक सकता। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है, तो अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, पर अल्पसंख्यक शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है वो जनरली निकाला जाता है, जो कि सामान्य रूप से एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ये दो समुदायों के बीच की डिफरेंस को बताता है, उसे ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसके आगे है शिक्षा। जो शिक्षा अल्पसंख्यकों की, उनके बारे में प्रशासन या राज्य किस तरह से प्रयास कर रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बात कही गई है। 1992 में इसमें दो नई योजनाओं को जोड़ा गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें समानता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि की संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने भाषा शैली और अपनी जो मदर टंग है, मतलब जो उनकी मातृभाषा है जिसमें वो
अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसमें अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और उसके लिए प्रशासन उन्हें उस भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगी। और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी कहा गया है, और राइट टू एजुकेशन के तहत भी ये लागू होता है। तो जो दो योजना 1992 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शामिल किया गया है, उसमें है शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम। जो शैक्षिक रूप से जिनकी शिक्षा से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, ये पिछड़े लोग दिखाए जाते हैं, वहाँ पर गहन गहन क्षेत्रीय कार्य किया जाएगा। और इन क्षेत्रीय कार्यों के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से वित्तीय मदद देगी, साथ ही आर्थिक मदद और प्रशिक्षण, इन तीनों चीज़ों पर विशेष कार्य करेगी, जिसकी वजह से वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके अलावा जो दूसरा ऐड किया गया है वो है मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता कोष योजना 1993-94। इसके तहत क्या होता है कि आप किसी मदरसा मदरसा जो इस्लाम धर्म के रूप में जो मुस्लिम्स लोग हैं, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार या अपने संस्कृति को बचाने के लिए मदरसा में शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। और इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो धार्मिक शिक्षा जो दिया जाता है, या फिर जो रूढ़िवादी या फिर जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, उसके अलावा प्रशासन ये कहता है कि आपको साथ ही साथ दो तरह की शिक्षाओं को और भी इसमें ऐड करना है, वो है आधुनिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को। आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य हो गया है गणित विज्ञान, इन सब की जानकारी आपको देना है, और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा में आपको कंप्यूटर को भी ऐड करना है, और कंप्यूटर शिक्षा भी सारे बच्चों को अवेलेबल हो, इसके लिए वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन 2004 में किया गया था, जिसके तहत अल्पसंख्यक संस्थाएं अनुसूचित विद्यालय से स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर कोई भी विद्यालय चला सकता है, और वो जो रेगुलर विद्यालय हैं या शैक्षिक संस्थान हैं, उनसे अपने विद्यालय को अनुसूचित कर सकता है, और उसी के तदर्थ में या उसी के ही अनुसार वो अपने यहाँ के पाठ्यक्रम को चलाएगा, और साथ ही साथ अपने भाषा लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो भी उठा पाएगा, और इसके तहत सब प्रशासन उन्हें सहायता भी देगी। आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजना। मतलब सरकार ने कौन कौन से ऐसे सामाजिक कल्याण योजना या शैक्षिक योजनाएं चलाई जिसके तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार देखा जा सकता है, या उनके शैक्षिक स्थिति को अच्छी या बेहतर बनाया जा सकता है। तो मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजना, मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजना है जो कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम, जिस एरिया में पिछड़े हुए हैं अल्पसंख्यक, वहाँ पर इंटेंसिव मतलब एक तरह से मदद राशि दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा उस क्षेत्र को उबारने के लिए, उस क्षेत्र पर जो शिक्षा का स्तर है उसे सही करने के लिए। तो ये पहला हो गया। इसके अलावा जो दूसरा है, इस प्रोग्राम के तहत उन भागों में जहाँ शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं, वहाँ शिक्षा की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। ऐसे स्थान जहाँ पर अभी शैक्षिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया है, या दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं और वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनती है कि उन स्थानों पर वो शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करें और वहाँ की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। मदरसा शिक्षा को मॉडर्न बनाए जाने के लिए वित्तीय सहायता, सिंपल से मदरसा शिक्षा पर कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, इन दोनों का समन्वय किया जाएगा, और साथ ही साथ इसके लिए केंद्र सरकार उन्हें वित्तीय मदद देगी। फारसी और अरबी भाषा में कार्य करने वाले को वित्तीय सहायता, जो कि ये दो भाषा हैं, फारसी और अरबी भाषा में कार्य करने या कोई रिसर्च करता है या किसी तरह का अनुसंधान करता है, तो उसको वित्तीय सहायता देगा। कौन देगा? केंद्र सरकार। इसके अलावा आगे है अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता। ये इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी है वो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनके उच्च शिक्षा या जिस तरह की भी वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोचिंग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो उसके लिए जो यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी और उनको मुफ्त या निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध कराएगी। ये भी एक दायित्व है केंद्र सरकार का।
और इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद तकनीकी संस्थानों तथा वोकेशनल कोर्स करने वालों को वजीफा या वित्तीय सहायता दिया जाएगा। एक तरह से मदद है, ये छात्रवृत्ति है। उस तरह से मान लो जो कि इन कोर्सेस में होंगे उन्हें भी ये दिया जाएगा सरकार के ओर से। मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन आवासीय स्कूल, तकनीकी प्रोफेशनल संस्थानों, हॉस्पिटल, पिछड़े अस्पतालों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये एक तरह से मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन है जो कि इन सब चीज़ों पर भी काम कर रहा है। तो इस तरह जो केंद्र सरकार है या भारतीय सरकार है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के उद्धार या फिर उनके पुनरुद्धार के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, वो इस तरह से सरकार के प्रयास हैं जो कि उल्लेखनीय भी हैं। अब इसी में आगे की योजना है मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना। इसमें हालांकि पहले भी अपन बात कर चुके हैं। तो इसमें आधुनिकीकरण बनाने के लिए वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी, लेकिन उसके कुछ शर्त हैं जिसको पूरा करना पड़ेगा किसी भी मदरसा को, और ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। पहला जो बात है वो ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। इसमें किसी तरह से कोई दबाव या प्रेशर नहीं दिया जा रहा है या किसी भी मदरसा को इस पर धमकी देकर ये वित्तीय सहायता नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये स्वैच्छिक है, इसको वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा प्राप्त है। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा प्राचीन संस्थानों में गठित अंग्रेजी, हिंदी आदि जैसे विषय लागू हैं। इसके अलावा इस योजना को ग्रहण करना मदरसों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य प्राचीन संस्थानों जैसे मकतबा मदरसों में आधुनिकी शिक्षा को बढ़ावा देने की वित्तीय सहायता देना है। ये योजना मुख्य रूप से जो डिपेंडेंट है वो है आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के स्थापना के लिए ये इस तरह से वित्तीय मदद दिया जाएगा। योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो ये है मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता जो कि स्वैच्छिक है। उसमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषयों को लागू करना है। साथ ही साथ आधुनिकी के साथ तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो सहायता है ये तो मदरसों की इच्छा पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, जो कि मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीर्घकालिक जो दूरदर्शिता है वो सरकार की क्या है अल्पसंख्यकों को लेकर। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया है वो है शिशु और परंपरागत स्कूल शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या है, वो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और उन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना अल्पसंख्यक प्रमुख आबादी में। जहाँ भी शिशु शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो स्थान कहाँ पर होगा, तो वो होगा अल्पसंख्यकों के घनी आबादी के पास में। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा सहायता हेतु केंद्रीय योजना लागू किया जाएगा। जितने भी अल्पसंख्यक विद्यालय हैं या परंपरागत स्कूल जो चलाए जा रहे हैं उनके सहायता के लिए स्कूल शिक्षा विभाग या केंद्रीय योजना के तहत जो लागू वित्तीय सहायता है उसको उन तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ उनके पहुंचाने और उनके इस्तेमाल को भी समझाया जाएगा। आगे प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, अल्पसंख्यकों को 2 शिक्षकों की नियुक्ति भाषा के आधार पर। पहले तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण दो, साथ ही साथ उसी भाषा के आधार पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति भी करो जो कि उन्हें उस भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकें। पाठ्य पुस्तकों की भाषा के आधार पर उपलब्धता हो। मान लो किसी की भाषा उसकी आंचलिक भाषा के आधार पर है तो आंचलिक भाषा के आधार पर उसे पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो जिससे वह शिक्षा ग्रहण करने पर पूर्ण रूप से समर्थ हो, ना कि असमर्थ हो। भाषा अल्पसंख्यकों का सर्वेक्षण एवं शिक्षा हेतु केंद्र स्थापना, स्थानीय शिल्प व्यवसायों में प्रशिक्षण। जितने भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लोग हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ शिल्पों, व्यवसाय आदि के प्रशिक्षण में भी लगाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण देकर कुशल रोजगार की श्रेणी पर पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद वो कई कंपनियों पे अपने रोजगार ढूंढ सकते हैं या स्वरोजगार दे सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद है मिडिल एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षकों हेतु विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले क्या है, मिडिल स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं जो कि रूढ़िवादी या फिर पिछड़े बुद्धि के हैं या फिर ऐसे शिक्षक जो कि अभी भी
पूर्व के जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको मानते हैं, तो उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें वर्तमान शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा और तकनीकी ज्ञान के बारे में भी उनसे बताया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय एकता और त्रिमास सत्र का कार्यकाल, मतलब क्या है कि राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय एकता और त्रिमास में इस तरह के कार्यक्रम लागू किए जाएं जिनसे उनकी शिक्षा को विशेष बूस्टअप मिल सके या प्रोत्साहन मिल सके। स्कूल शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा एवं साक्षरता को शामिल करना, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल हैं या शिक्षक हैं वहाँ पर कंप्यूटर और कंप्यूटर साक्षरता को सम्मिलित करना है। में महिला शिक्षा का सबसे बड़ा जो दोष है या गलती है वो है नामांकन। साथ ही साथ भारत में नामांकन की स्थिति वैसे भी बहुत कमज़ोर है। सभी वर्गों में लड़कियों का जो नामांकन है वो लगातार कम है और इसको बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर रहे हैं, जो कि लड़कियों हेतु छात्रावास खोला जा रहा है, उन्हें भोजन, वर्दी, छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा शिल्प उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है जहाँ पर उन्हें काम भी दिया जा सके, जिससे वो अपनी रोजी रोटी और साथ ही साथ नए परिवार की शुरुआत कर सकें और अपने जीवन में नई खुशियाँ ला सकें। ये महिला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ महिला शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि जो वित्तीय समावेशन है या आर्थिक विकास है उसमें भी अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाया जा सके, ताकि जब महिलाएं बाहर आएंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो वो जो भी परिवार में चल रही प्रथाएं हैं या फिर जो भी परिवार की कमियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए अग्रसर होगी और अपनी जो निर्णय क्षमता है और बौद्धिक क्षमता है उसे भी परिवार के लिए इस्तेमाल करेगी। अगला टॉपिक है निःशक्त जनों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। ये जो शिक्षण प्रणाली है उसका अंतिम टॉपिक है और इसके बाद अपन मानव संसाधन विकास के बारे में जो 9 पॉइंट पर दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निःशक्त किसे कहते हैं, ये दिव्यांग किसे कहा जाएगा, ये कैसे घोषित किया जाएगा और किसके द्वारा उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दिव्यांग या निःशक्त ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता, दिव्यांगता की श्रेणी या उसकी परिभाषाओं के अनुसार हो। जो प्रत्येक डिसेबिलिटी या फिर क्या निःशक्तता या विकलांगता के लिए जो सरकार के द्वारा परिभाषित किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें 40% विकलांगता होनी चाहिए, तभी उसे दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा। और कितने प्रकार के निःशक्तता होती है, तो दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग मुक्त। कुष्ठ रोग मुक्त में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से ठीक तो हो जाता है लेकिन उसके जो सेंसेस हैं, मतलब स्पर्श का जो उसको महसूस नहीं होता, उसके हाथ पैर शून्य होते हैं, तो उसे भी विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। श्रवण, हास, चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, जो कॉमन अपनी जो निःशक्तता है या विकलांगता है जिसमें हाथ पैर कार्य नहीं करते हैं, हाथ पैर में से कोई एक कार्य नहीं करता और उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। मानसिकता और मानसिक बीमारी, मंदबुद्धि, ये भी निःशक्तता के ही आधार हैं और इन्हें भी निःशक्त माना जाता है। अब भारत सरकार द्वारा जो जनगणना किया गया था या भारत सरकार की जो वर्तमान स्थिति है विकलांगों के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनगणना 2001 के मुताबिक देश में 3 करोड़ मतलब 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांगता के शिकार हैं। 2 करोड़ 19 लाख व्यक्तियों को विकलांगता के शिकार है, मतलब किसी न किसी रूप में विकलांग है, चाहे वो दृष्टि हो, श्रवण हो या फिर चलने फिरने की प्रॉब्लम हो या कुष्ठ रोग से जो भी विकलांगता पैदा हुई है, वो सभी को मिला दिया जाए तो 2 करोड़ 19 लाख लोग अभी भी विकलांग के शिकार हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.13% है। मतलब दो करोड़ जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा भारत के अंदर विकलांग है। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो आपको लिखना है। और 49% विकलांग व्यक्ति साक्षर हैं और 34% रोजगार प्राप्त हैं। बस ये इम्पोर्टेंट है। 75% तो ग्रामीण में मिलते हैं, 49% रोजगार में है, 49% साक्षर में और 34% को क्या रोजगार मिल पाया है। पूर्व के मेडिकल पुनरावास पर जोर डालने के बजाय अब सामाजिक पुनरावास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विकलांगों को बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले उनके पुनर्वास के बारे में सोचा जाता था और शिक्षा के बारे में नहीं सोचा जाता था, जो कि अब बदल गया है। अब उनकी शिक्षा के बारे में विशेष रूप से सोचा जाता है और इसे समाज में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या फिर विकलांग को हीन भावना से जो देखा जाता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
अब भारत सरकार द्वारा कुछ कानून लागू किए गए हैं विकलांगों के लिए कि कौन कौन से किस किस तरह के कानून लागू होंगे विकलांगों के, ये विकलांगता को कैसे डिफाइन करेंगे उनके लिए। तो विकलांग व्यक्ति इनके लिए क्या समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के हैं के द्वारा जारी किया गया था ये अधिनियम। और इसके अंदर पे क्या है, तो जो ऐसे लोगों की शिक्षा, रोजगार और अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें पूरे जो देश के अंदर है उन्हें अवरोध मुक्त भ्रमण करने तथा वहाँ के वातावरण में जो सामान्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है वो सामान्य शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम है, तो उन्हें इस तरह से बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो है वो है ऑटिज्म सेरिब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदबुद्धि या बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में चारों वर्गों की कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सहसंभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है। तो ये मंदबुद्धि और बहुविकलांगता की श्रेणी में जो आता है उनके लिए है। इसके अलावा भारतीय पुनरावास परिषद 1992 पुनरावास सेवाओं के लिए मानव बल विकास का प्रयास करता है। इम्पोर्टेंट है, भारतीय पुनरावास परिषद अधिनियम 1992 पुनरावास सेवाओं के लिए मानव बल विकास का प्रयास करता है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों या निःशक्त लोगों की, जो निःशक्त जन है उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या क्या की गई है। तो जो सामान्य शिक्षा है वह विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। सामान्य शिक्षा से तात्पर्य ऐसे शिक्षा है जो एक नॉर्मल बच्चे को और विकलांग बच्चे दोनों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह उपन्यासकार, संगीतकार, कहानीकार आदि बन सकते हैं। ऐसे पेशे में जा सकते हैं जो कि जिसमें श्रम बल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और साथ ही साथ उसमें शारीरिक श्रम बल का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है, साथ ही साथ उनके समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है कि विशेषोपरांत अपना जीविकोपार्जन कर सकें, जैसे कताई, बुनाई, लेथ मशीन, चित्रकारी। व्यावसायिक प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाए कि वो प्रशिक्षण के बाद अपनी स्वरोजगार को बनाए रखे या फिर किसी ऐसे के पास रोजगार प्राप्त कर सके जहां पर वो अपने कौशल के दम पर कार्य कर रहा हो। इसके अलावा अवकाश के समय सदुपयोग, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास अवकाश उपलब्ध है तो वो अवकाश के समय जितने भी उसकी कम योग्यता वाली चीज़ें हैं उन्हें वो उसको करना चाहिए, साथ ही साथ उस सारे समस्याओं को निपटाना चाहिए जिनकी वजह से उन्हें विकलांगता या किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। तो अवकाश के समय का सदुपयोग करना यही है। विशेष विशेषताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करना चाहिए कि वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। सदुपयोग कैसे करेंगे, तो वो करेंगे संगीत सुनकर, चित्रकारी कर कर, और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी घरेलू एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा वो अपने लिए कार्य कर सकते हैं। आगे है विकल अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास। तो बालकों के कुछ अंग पूर्ण रूपेण विकल हो गए हैं तथा जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता, परंतु उनके अन्य अंगों का इस प्रकार विकास किया जा सकता है जिससे वह विकल अंगों की यथासंभव क्षतिपूर्ति हो सके, जैसे कि नेत्रहीन को स्पर्श तथा घ्राण शक्ति का विकास किया जा सके। तो इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी विकल अंगों हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है वो अंग ही अगर निष्क्रिय हैं तो उन अंगों के निष्क्रियता को कम करने के लिए या उनके निष्क्रियता को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर उनके जो दूसरे अन्य जो उनकी एबिलिटी है उसको निखारा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जिस वजह से उन्हें परेशानी होती है उसके प्रति भी उन्हें सक्षम बनाया जाएगा। निःशक्त शिक्षा पाठ्यक्रम, सभी विकलांगों के लिए एक पाठ्यक्रम संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग विकलांगता के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंधों के लिए, जो दृष्टिहीन है उनके लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो दृष्टिहीनों के पाठ्यक्रम के वही उद्देश्य होने चाहिए जो समान दृष्टि वालों के लिए होने चाहिए। नेत्रहीनों के लिए भी वही पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए जो समान दृष्टि वालों के लिए होता है, किंतु दृष्टिहीन के कुछ न्यूनतमों को ध्यान में रखकर निम्नांकित विषयों को अतिरिक्त रूप से
सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कि गृह विज्ञान, संगीत, शारीरिक कलाएं, गतिशीलता और इसके अलावा और भी अन्य एक्टिविटीज़ जो एक विकलांग व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के साथ कर सकता है, उसे करने के लिए अलाउ करना चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में विशिष्ट निरीक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, जो समय समय पर ये पता लगा सकें कि विकलांग बच्चों के साथ क्या परेशानी आ रही है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। बहरों के लिए पाठ्यक्रम। श्रवण इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, परंतु इसकी अन्य सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। कुछ बच्चों में जीभ में भी विकृत होती है। इन दोनों अवस्थाओं में पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित होता चाहिए। दोनों ही प्रकार के विकल्प में केवल दृश्य साधनों से ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। समानता इन्हें सामान्य शिक्षा के विकास के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो बहरों के लिए क्या किया गया है, इसमें ये किया गया है कि श्रवण इंद्रियां अगर काम नहीं कर रही, साथ ही साथ उनके जो जीव है वो भी कार्य नहीं कर रहा है, तो इन दोनों अवस्थाओं में उन दोनों के लिए अलग अलग और पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित करना होगा। और ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा जो कि साथ ही साथ बहरे और गूंगा जो है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, और साथ ही साथ वो मेडिसिन उन्हें दोबारा रिन्यू करने के लिए, या जो भी कहें हम, दोबारा उन्हें जीवित होने के लिए जो आवश्यकता है वो इसी मेडिसिन की ज़रूरत है। अब दोनों ही प्रकार के विकल्प में केवल दृश्य साधनों से ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सामान्यतः इन्हें सामान्य शिक्षा के विकास के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अगर उसकी श्रवण शक्ति और उनकी जो श्रवण शक्ति और बोलने की शक्ति दोनों पर अगर विकलांगता है, तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, और देखने के साथ ही वो दूसरों के साथ बात कर सकता है, और साथ ही साथ वो शिक्षा का अध्ययन भी करेगा। यह व्यावसायिक शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन या आर्थिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मुख्य रूप से जो विकलांगता भारत में पाया जाता है वो है हाथ पैर से विकलांग की शिक्षा। तो इन बच्चों के पैरों में दोष होते हैं, यद्यपि ये ठीक से देख और तथा सुन सकते हैं, अतः इसके लिए सामान्य बालकों के समान ही पाठ्यक्रम होने चाहिए। अगर जो नॉर्मल हैंडीकैप्ट है, जिसका मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ या पैर में किसी प्रकार की विकलांगता है, उन्हें जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए या जो पाठ्यक्रम पे उनकी शिक्षा होनी चाहिए, वो एकदम से समान बच्चों के समान ही होनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। साथ ही विद्यालय में निम्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घुमावदार कुर्सियों की व्यवस्था करना चाहिए। जितने भी विकलांग छात्रों के एडमिशन होता है, उतने भी घुमावदार कुर्सियों की स्थापना होनी चाहिए। हाथ दूषित बालकों के लिए बिजली के टंकन यंत्र, इसका भी स्थापना करना चाहिए। साथ ही विद्यालय भवन के उपयुक्त फर्श का निर्माण आदि। तो ये सारे काम करने के लिए उन्हें अलाउ कर देना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि उन्हें घुमावदार कुर्सियां देना चाहिए, हाथ दूषित बालकों के लिए बिजली के टंकन यंत्र लगाना चाहिए, और विद्यालय भवन में उपयुक्त फर्श का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मंदबुद्धि बालकों के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। तो इसमें मंदबुद्धि जो होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जड़ बुद्धि, निम्न बुद्धि और सामान्य से निम्न। तो जड़ बुद्धि के लिए तो कोई भी कार्य करना असंभव है, लेकिन वो फिजिकल कार्य कर सकता है। सामान्य शिक्षा सफलतापूर्वक ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं होते, अतः पाठ्यक्रम हस्तशिल्प पर आधारित होना चाहिए। ये सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, अतः इन्हें स्थूल ज्ञान देना चाहिए। तो जड़ बुद्धि जो है ये किसी प्रकार की समझदारी इसमें नहीं होती, साथ ही साथ ये किसी प्रकार का इस पे बात नहीं किया जाता कि इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था कार्य करने के बजाय इन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। साथ ही साथ वो हस्तशिल्प और आदि पर आधारित जो भी योजना है उन्हें पूरा नहीं कर पाते। आगे है निम्न बुद्धि बालक। विशेष प्रयास से समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष पाठन विधियों की आवश्यकता होगी। हस्तशिल्प करके सीखने पढ़ने हेतु श्रवण दृश्य सामग्री की उपयोग। ये है निम्न बुद्धि बालकों के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है वो इस प्रकार से होगा, और इसी के हिसाब से जो डॉक्टर है वो इसका मेडिकल करेगा। सामान्य से निम्न विद्यालय द्वारा विशेष प्रकार की आवश्यकता पाठ्यक्रम। सामान्य पर कुछ शिक्षण विधियों में अंतर। कला, शिल्प व संगीत को ज़्यादा मजबूती से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। किनको किया जा रहा है? ये विकलांगों को किया जा रहा है। अब जितने भी दिव्यांग हैं, निःशक्त जन हैं, उनकी शिक्षा के लिए किए गए जो प्रयास हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अंध विद्यालय।
ठीक है। और इस पे देखेंगे तो जो अंध विद्यालय होंगे जो कि दृष्टि रूप से बाधित होंगे उनके शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, 1949 के ब्रेल लिपि का प्रचलन शुरू हुआ, उससे पहले इनको खासकर व्यवहारिक ज्ञान ही दिया जाता था, या ये कहें कि इनके व्यवहारिक ज्ञान को ही मान लिया जाता था जो इनको शैक्षिक ज्ञान। ब्रेल लिपि 1949 से शुरू हुआ और ये पहला केंद्रीय स्कूल जो कि देहरादून पर स्थापित किया गया है, उसमें मुद्रण प्रेस के साथ स्थापित किया गया है। यहाँ पर 1949 में ब्रेल लिपि के प्रचलन को बढ़ाया गया। साथ ही साथ ब्रेल लिपि के प्रति लोगों का जो निःशक्तता है या लोगों की जो निराशावादी सोच है उसको बदला गया, और इस तरह से यहाँ से शिक्षा विभाग के द्वारा अंध विद्यालयों के लिए कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय पुस्तकालय, समुचित साहित्य प्रकाशन और आदर्श विद्यालय को भी जोड़ा गया है, और इन सभी के अंदर जितने भी विकलांग बच्चे पाए जाएंगे उनके संपूर्ण इलाज का जिम्मेवारी किसका है, तो वो है भारत सरकार का। आगे है भारतीय बाल कल्याण बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। सभी प्रकार के विकलांगों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करता है। सभी शिक्षकों के विकलांग और शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करता है। मुख्य रूप से बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाता है। कौन है? भारतीय बाल कल्याण बोर्ड। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला जो है वो है शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं उसमें से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। केंद्र सरकार को शिक्षा प्रशिक्षण तथा नियोग संबंधी मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु गठन किया गया था। विकलांगों को रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जालंधर, कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता में विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। जो सिंपल से है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है उसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसमें क्या है कि केंद्र सरकार को जो शिक्षा प्रशिक्षण और नियोजन संबंधी मामलों का परामर्श प्रदान करने हेतु गठन किया गया था, और इसी के तहत ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कार्य करती है। अब इसके अलावा है मंदबुद्धि बालक शिक्षा। मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों को की शिक्षा व्यवस्था के लिए बंगाल के 2 ही विद्यालयों का विकास किया गया है। इन 2 के हिसाब से ही अगर अपन जो रिपोर्ट बताते हैं या फिर जो भी डाटा बताते हैं वो दिखाते हैं, जो कि कई स्तर तक बेहतर होता है, लेकिन वास्तविक तक ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो वो बेस्ट नहीं होता। इन बच्चों के बुद्धि स्तर का पता लगाने हेतु इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला और अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं तैयारी शुरू कर दी है। तो मनोवैज्ञानिक जो कार्य है या मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, उसके अकॉर्डिंग से कई तरह की प्रयोगशाला और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। 1992 में विशेष छात्रवृत्ति प्रारंभ किया गया है। 1992 से विशेष छात्रवृत्ति प्रारंभ किया गया मंदबुद्धि बालक शिक्षा से। विकलांग शिक्षा का भार 50% केंद्र सरकार तथा 50% राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। मंदबुद्धि बालक शिक्षा में 50% जो केसेस हैं वो ग्रुप से उठाया जाएगा, और 50% जो केसेस हैं वो कि मेरे अपने लोग इसे बढ़ावा देंगे। आगे है राज्य सरकारों के प्रयास। तो सभी राज्य सरकार अपने स्तर पर बेहतर भविष्य हेतु प्रयासरत हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ गृह निर्माण, विद्यालय सेवा, बैल छात्रवृत्ति आदि के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन करना, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनरोल कराना। गृह निर्माण, विद्यालय सेवा, लैब छात्रवृत्ति आदि, इनके द्वारा ही ये पूरा का पूरा कमीशन जो भी मिलेगा या फिर जो भी उगाही जाएगी वो विद्यालय में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करेगा। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह जबलपुर, विकास पेंशन, पुनरावास शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, विरोध शिल्प, इन पर ये कार्य करेगी और इसी पर ही बेहतर रिजल्ट लाने के प्रति लोगों को अग्रसर किया जाएगा। आगे है बहरे गूंगों की शिक्षा। हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय देहरादून के तर्ज पर ही बनाया जा रहा है, जिसमें बहरे गूंगों के लिए ही ये अस्पताल बनाया जा रहा है या फिर ये सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर इन्हीं को रखा जाएगा। प्रशिक्षण शिक्षा स्वरोजगार फॉर द ब्लाइंड की स्थापना इसने ही किया था। किसने? बहरे गूंगे
शिक्षक ने फॉर द ब्लाइंड की स्थापना किया था। आगे जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके अंतर्गत बच्चों एवं विकलांगों हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन है। विकलांग एवं विक्षिप्त बच्चों हेतु शिक्षा, दूरसंचार, पुनः स्थापना, देखभाल की सुविधाएं की जाती हैं। अगला है विकलांग शिक्षा हेतु लक्ष्य। क्या क्या सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि पूर्ण रूप से हवाबाजी है जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया जाता है, लेकिन इनके सफलता के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। बहुत ही माइनर प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी हेल्थ केयर भारत की या शिक्षा, मेडिकल और जो एजुकेशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। 2020 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। ये इंपॉर्टेंट है। 2020 तक ये आपको क्लियर करना है कि आपको प्रारंभिक या प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा क्या करना है, कंप्लीट करना है। स्कूलों को भवनों, मार्गों, शौचालयों, खेल के दौरान मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों और अवरोध मुक्त बनाना, ताकि सभी प्रकार के विकलांग वहां पहुंच सकें। जितने भी विकलांग हैं वो सभी जिलों पर ट्रेवल कर सकें। इसके लिए भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगी, जिससे उन्हें आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। पढ़ाने के माध्यम एवं विविध को सही तरह से अपनाना। इसके अलावा है स्कूल या कई स्कूलों को आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्रों पर पढ़ने सीखने की तकनीक पूरक विशेषज्ञ प्रणाली अध्यक्ष उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीकी सिखाने वाले यंत्र, औजारों जैसे खिलौने के टॉकिंग बुक, उचित सॉफ्टवेयर इत्यादि भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, ब्रेल लिपि, टॉकिंग बुक और नाइक कृषि संबंध कास की स्थापना है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। मूक बधिरों को संकेत भाषा, वैकल्पिक तथा संवर्धित बातचीत, युवा अन्य माध्यमों को प्रभावी करना होगा। स्कूल की स्थापना आसानी से पहुंच योग्य दूरी पर किया जाएगा। समुदाय, एनजीओ, सरकार की मदद से परिवहन सुविधाएं होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय शिक्षा में विकलांगों बच्चों की उपस्थिति के आंकड़ों की समीक्षा। विकलांगता से प्रभावित जो संप्रेषित शिक्षा प्रणाली ने भाग ले नहीं ले सकते थे और उन्हें विशेष जरिए से प्रदान किया गया था, वो सारे की लिस्ट बनाकर उन्हें माध्यमिक स्तर की जो खेल प्रोग्राम है उन पर भेजा जाएगा। अगला है विशेष विकलांगता की स्थिति पर घर आधारित शिक्षा प्रदान करना। हालांकि घर आधारित शिक्षा के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, काफ़ी असफल है क्योंकि भारत में विशेष रूप से स्पेस नहीं दिया जाता किसी एक को। विभिन्न प्रकार के विकलांगता के शिकार बच्चों के लिए प्राय क्रम तथा भूगोल प्रभावी किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा का अस्तित्व ज्ञान देना है, कंप्यूटर शिक्षा को अपनाया जाना है, साथ ही साथ कंप्यूटर को बेहतर कार्य के लिए चलाया जाए। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पहचान एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना। प्राचीन रूप से कमजोर हेतु मनोवैज्ञानिक समाज उच्च शिक्षा में दायित्व हेतु 3%। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो ब्लड है वो 3% है, वो कभी भी डाउन जा सकता है और मुझे फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। अगला टॉपिक है शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों के प्रवेश के संदर्भ में यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या इनके डाटा को आप बीच बीच उत्तरों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो। इसके अलावा जो इनकी पढ़ाने की शैली है वो भी बेहतर है। तो उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट मतलब जो शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों के प्रवेश के संदर्भ में यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जिसका रिपोर्ट जारी की है उसका उद्देश्य क्या है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों के प्रवेश के आंकड़ों की स्थिति को दर्शाते हुए शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई थी। आरटी एक्ट 2009 में संशोधन करके इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के साथ संरक्षित करना रिपोर्ट में प्रमुख प्राधिकारी में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये जो रिपोर्ट है अभी नहीं है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका प्रमुख बिंदु हैं तो क्या क्या है। भारत में 5 से 19 वर्ष तक के आयु के विकलांग बच्चों में 4 में से कम एक ने कभी कभी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया, जबकि 5 वर्षीय विकलांग बच्चों में से 3/4 स्कूल नहीं जाते।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 से 19 वर्ष के 78 लाख से अधिक विकलांग बच्चे हैं। इनमें से सिर्फ 61% बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में भाग ले रहे हैं। लगभग 12% बच्चे स्कूल छोड़ दिया था, और जबकि 27% बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए। ये 27% आरक्षण का मामला है जो कि अभी चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है। शायद 6 जुलाई को इसका रिजल्ट आए तो वो करंट अफेयर में अपन देख लेंगे। साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्कूल को नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या स्कूलिंग की प्रत्येक क्रमिक स्तर पर के साथ गिरती है। लड़कों की तुलना में स्कूल में विकलांग लड़कियों की संख्या कम है। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बीच अंतर बना रहता है। 20% दृश्य और श्रवण दोष वाले बच्चे कभी स्कूल में नहीं थे। हालांकि कई विकलांग या मानसिक बीमारी वाले बच्चों में अब यह आंकड़ा 50% से अधिक पाया गया है।